हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के सभी काल क्रम के अनुसार मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे। रीति काल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आदि काल और भक्ति काल के मेरे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आदि काल को हमने पूरा कवर किया है और जो भी क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट नहीं हुआ है वो मैंने आपको एक एक रचना अलग से एक वीडियो में लास्ट में करा दिया है। वैसे ही हमने भक्ति काल में भी निर्गुण का अलग से रचना क्रम पूरा रचना अलग से करा दिया है और सगुण का अलग से करा दिया है, तो पूरा भक्ति काल भी हमने कवर कर लिया है। और आज हम रीति काल करेंगे। रीति काल के सभी प्रश्नों को करने के बाद ही हम लगभग सभी रचनाओं को देखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रचना और रचनाकार हैं वो आपको एक टेबल के रूप में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी तक आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और आप एक सिस्टमैटिक वे में अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर पाए। देखिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका मार्च में होने की संभावना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आपका परीक्षा में अच्छा बेहतर तैयारी हो पाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका ये काम मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो मेरी तरफ से बस इतना ही आपको करना है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये आपको पेपर 2 बिहार एस्टेट में भी काम आएगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम टीआरई 3 में भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं वो सब जगह आपको यहाँ पे ये काम आएगा। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय सीमा कब माना है। तो यहाँ पे देखिए विक्रमी संवत में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1375 से 1700 विक्रमी संवत हमारा, माफ़ी चाहूँगी, ये आपका भक्ति काल के अंदर आएगा। ये आपका भक्ति काल के अंदर आ जाएगा। भक्ति काल माना गया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ठीक है। और अगर हम बात करें रीति काल की, यहाँ पूछी जा रही है, तो रीति काल हमारा हो जाएगा 1700 से 1900 विक्रमी संवत, ठीक है। और 1900 से अब तक हमारा आधुनिक काल का माना है रामचंद्र शुक्ल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रीति काल का नहीं है नाम, ठीक है। नाम देखिए, नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो उत्तर मध्यकाल भी नाम दिया गया है, श्रृंगार काल भी नाम दिया गया है, अलंकृत काल भी नाम दिया गया है। तो पूर्व मध्यकाल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका नहीं दिया गया है। पूर्व मध्यकाल किसको कहते हैं? पूर्व मध्यकाल किसको कहते हैं? भक्ति काल को। किसको कहते हैं? भक्ति काल को। इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? यहाँ पे हमें बताना है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथ। देखिए लक्षण ग्रंथ आपको बहुत ज़्यादा काल में विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लक्षण ग्रंथ जो है किस विशेषता को दर्शाता है? रीति काल की विशेषता को दर्शाता है। यहाँ पे काव्य निरूपण, रीति निरूपण जैसे काव्य लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे रीति काल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? उत्तर मध्यकाल। लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार काल। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार काल राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, लक्षण ग्रंथ का निर्माण, फिर से वही बात यहाँ पे, लेकिन आप देखिए नीति निरूपण और काव्य लक्षण ग्रंथों का जो निर्माण करते हैं उनको आचार्य कहा जाता है रीति काव्य के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। आपको जितने क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, क्वेश्चंस आपको वहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ही एग्ज़ाम का संग्रह क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है रीति निरूपण का अर्थ क्या होता है। काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण या विधि विधान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा काव्य निरूपण। ठीक है, रीति निरूपण को क्या कहते हैं, काव्य निरूपण भी कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। सर्वमान्य रूप से भी देखा जाए तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। चलते हैं आगे, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। देखिए रीति, यहाँ पे जो रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, ये तीन तरह से हमने इसको जो है रीतिकाल को बांटा गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रीति मुक्त की बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भूषण। ठीक है, रीति मुक्त यहाँ पे नहीं होगा। रीति मुक्त कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, घनानंद थे, बोधा, आलम और एक कौन, ठाकुर। ये चार ही सिर्फ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये चार जो है रीति मुक्त कवि के अंदर आते हैं। आगे हम क्वेश्चंस में और देखेंगे। वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, रीतिबद्ध कवि में हमारे चिंतामणि, मतीराम, देव, यशवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हा, रघुनाथ, ये सब जो ग्वाल कवि हैं, ये सब आपके किसके अंदर आएंगे, रीतिबद्ध के अंदर आ जाएंगे। और रीति सिद्ध कवि जो है, बिहारी को कहा जाता है रीति सिद्ध कवि। एक इनको ही हम देखते हैं तीसरे वर्ग में रीति सिद्ध के अंतर। ठीक है, आगे हम इसको और भी विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। देखिए रीति काल में ऐसे तो आपका बहुत ज़्यादा वीर रस देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर श्रृंगारिक काव्य ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन हम अगर बात करें वीर रस में किसने किया था, तो यहाँ पे भूषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी रचना है, रचना के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि रचना मैं आपको करवा दूंगी। सारे ही जो रचनाकार हैं उन सबको हम देख लेंगे एक ही वीडियो में। मैं पूरा समावेशन करके लाऊंगी, तो चिंता नहीं करें। आप अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को 2 से 3 बार स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। इससे आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रट जाएंगे और परीक्षा में आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया है, यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं। तो रीति सिद्ध कौन से थे, बिहारी। यहाँ पे एकमात्र बिहारी ही थे जो रीति सिद्ध कवि के अंदर हमारे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीतिबद्ध की बात की जा रही है, यहाँ देख लीजिए। तो बिहारी हमने बात किया, बिहारी कौन था, बिहारी किसके अंदर आते हैं, हमारे रीति सिद्ध के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें घनानंद और ठाकुर, घनानंद और ठाकुर हमारा किसके अंदर आ जाते हैं, रीति मुक्त के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो देव यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देव रीतिबद्ध के अंदर आ जाते हैं। चिंतामणि, देव, ये सब हमारे रीतिबद्ध कवि के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिहारी हमें कौन हो जाएंगे, बिहारी हमारे रीति सिद्ध कवि हो जाएंगे। घनानंद की बात की जाए तो घनानंद किसके अंदर आ जाएगा, रीति मुक्त के अंदर आ जाएगा। और देव की बात करें तो रीतिबद्ध हो जाएंगे। और भूषण की बात करें तो वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। इस तरह से राइट ऑप्शन हमारा। आगे बढ़ते हैं, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। भाषा भूषण के रचयिता के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देव, ग्वाल, जसवंत या फिर मतीराम।
तो यहाँ पे भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो प्रकृति चित्रण की बात जहाँ पे होगी रीतिकाल में, तो वहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेनापति। ठीक है, सेनापति यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम के रचयिता के बारे में बात की जाए तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की रचना है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ही क्वेश्चन में पूछा गया है ये, और हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन अगर रीतिकाल से देखा जाए तो ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहारी, रसलीन, मतीराम या पद्माकर। तो ये जो हमारी पंक्ति है, अमित हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, तो यह आपकी रसलीन की रचना है, रसलीन की पंक्ति मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका फिर से सुमेलित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो शिवराज किसका हो जाएगा? शिवराज यहाँ पे भूषण की रचना है। ठीक है, शिवराज यहाँ पे भूषण की रचना हो जाएगी। और रस रहस्य की बात करें तो कुलपति मिश्र यहाँ पे रस रहस्य की रचना हो जाएगी। पद्माभरण यहाँ पे पद्माकर की रचना हो जाएगी। और काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना हो जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं, इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? देखिए, सतसई जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बिहारी ने भी लिखा है, और यहाँ पे हम देखें तो वृंद ने भी सतसई लिखा है, और यहाँ पे मतीराम ने भी सतसई लिखा है। किसने नहीं लिखा है? तो घनानंद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। घनानंद ने सतसई की रचना नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूषण की रचना कौन सी नहीं है। तो हम देख लेते हैं, छत्रसाल दशक भी उनकी रचना है, शिवा बावनी भी भूषण की रचना है, और शिवराज भूषण भी भूषण की रचना है। छत्र प्रकाश यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, छत्र प्रकाश यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हम देख सकते हैं ये किसकी रचना है? ये हमारा लाल कवि की रचना है, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, भूषण हो जाएंगे, देव, सूदन या लाल कवि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देव राइट ऑप्शन हो जाएगा, देव की रचना है देव माया प्रपंच नाटक। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों तक, और सभी तक वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लग रहे हैं? हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा, यहाँ तक कि नेट में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए, छत्र प्रकाश की बात की जा रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया छत्र प्रकाश किसकी रचना है, तो लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। प्रकाश कैसा हो गया? लाल छाता जैसा लाल हो गया, प्रकाश लाल प्रकाश हो गया, छत्र यानी कि छत्र कैसा हो गया? लाल प्रकाश हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पंक्ति बहुत ही बार पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में ये? नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। तो यह जो रचना है, यह जो पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, घनानंद, मतीराम, पद्माकर या सेनापति। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पद्माकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पद्माकर हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी।
तो यहाँ पे लल्ला जो है वो होली खेलने किससे जा रहा है, पद से जा रहा है, पद से यानी पैर से जा रहा है, पद्माकर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी तरह से हमें रिलेट करके याद करना है चीज़ों को, आपकी इच्छा, आप चाहे जैसे भी इसको याद करें, पर याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। ग्वाल कवि की बात की जाए तो ग्वाल कवि किसकी की रचना, हमीर हट। पद्माकर की बात की जाए तो पद्माकर हो जाएंगे जगद्विनोद। जगद्विनोद जो है पद्माकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बोधा की बात की जाए तो विरह वारिस जो है बोधा की रचना है, और देव की भाव विलास। तो इस तरह से हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको कथन से क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे हमें गलत बताना है। तो देख लेते हैं, बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, बिल्कुल सही बात है। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, मान सकते हैं कुछ हद तक। ऐसे तो देखा जाए तो भूषण को वीर रस के काव्य में रखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी जो रचना का जो प्रकार है तो वो रीतिबद्ध के अंतर्गत देखा जा सकता है, तो ये भी कहा जाएगा सही। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, बिल्कुल सही। केशव रीतिकाल के, देखिए हमने प्रवर्तक के बारे में क्वेश्चन की थी कि चिंतामणि जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, तो यहाँ पे ये गलत कथन यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवानी विलास किस कवि की रचना है। भवानी विलास की बात करें तो किसकी रचना हो जाएगी, देव, द्विजदेव, कुलपति मिश्र या चिंतामणि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देव किसकी रचना है, भवानी विलास की रचना है। हर एक रचनाकार का हम कृति को देखते हुए चलेंगे, और लास्ट वार जो वीडियो हम बनाएंगे जब रीतिकाल हमारा पूरा प्रश्न समाप्त हो जाएगा, तब हम इसको एक रचना और रचनाकार का अलग से टेबल बना के ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, ध्यान रखेंगे, मतीराम की पूछी जा रही है, कौन सी नहीं है। तो अलंकार पंचासिका ये मतीराम की रचना है, और वृत्त कौमुदी भी मतीराम की रचना है, और ललित ललाम भी मतीराम की रचना है। ध्यान रखेंगे कि सारी रचना को आप ध्यान में रखेंगे, ये सब जो है मतीराम की रचना है। रसिक प्रिया जो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतीराम की रचना नहीं है। रसिक प्रिया आपका केशवदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चंस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपको 3 ऑप्शन जो है केशवदास के साथ मिल जाएंगे। कौन से 3 जो रचना है वो केशवदास की है, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। तो रस रहस्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। रस रहस्य जो है वो केशवदास की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। यह जो पंक्ति है यह किस कवि के विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है, यह हमारे बिहारी जी की पंक्ति है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए रीतिकाल में आपको सारे दरबारी कवि आपको देखने को मिलेंगे, तो हर एक कवि कोई ना कोई राज दरबार में रहकर जो है अपनी कवि रचनाएं करता था। तो यहाँ पे देखिए जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, पद्माकर जो है जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय इन्हें जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा इटावा का निवासी माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन हो जाएगा, घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या देव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव जो है इटावा के जन्म स्थान इनका इटावा माना जाता है। चलते हैं आगे, फिर से सुमेलित क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। श्रृंगार मंजरी की बात की जाए तो यह किसकी रचना है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। रसविलास की बात की जाए तो मंडन की रचना है रसविलास। रत्न हजारा किसकी रचना है, रसनिधि की रचना हो जाएगी। और अलंकार पंचासिका जो है मतीराम की रचना हो जाएगी। इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे, रामचंद्राभरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये,
और कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है रामचंद्राभरण। ठीक है, यह किसकी रचना है? ग्वाल कवि, गोप, सेनापति या द्विजदेव? तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे यह किसकी रचना है? गोप कवि की रचना है, रामचंद्राभरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुवर दास या दुल्हा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है प्रताप शाही की, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रीनाद कवित रस सरिस सरस रतिरंग, यह किसकी रचना है? तंत्रीनाद कवित रस सरस रतिरंग, यह पंक्ति किसकी है? केशव की, मतीराम की, बिहारी की या घनानंद की? तो देख लेते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिहारी की रचना है, बिहारी की पंक्ति है यह तंत्रीनाद कवित रस सरस रतिरंग। आगे बढ़ते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह अलंकार का इन्होंने जो प्रयोग है अपनी हर रचनाओं में बहुत ही ज़्यादा किया है। अलंकारवादी आचार्य इन्हें माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। त्यो मलेच्छ वंश सरपेर शिवराज है, यह पंक्ति किसकी है? त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किसकी है? सूदन की, भूषण की, ग्वाल की या गोप की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूषण की पंक्ति है, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कथन से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखेंगे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यहाँ पे देखिए आचार्य कोटि बहुत ही अलग तरीके से माना जाता है, जहाँ पे आपका रीति निरूपक काव्य ग्रंथ जिन्होंने रचना की है उसे हम आचार्य की कोटि में रखते हैं। तो यह जो कथन है यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? देखिए यहाँ स्वच्छंदतावादी की बात की जाती है तो रीति मुक्त कवि, सीधा सीधा क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि हमारा इनके अंदर कौन आ जाएंगे? तो घनानंद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए भूषण को हम वीर रस के अंदर रखते हैं और कई बार हम रीतिबद्ध के अंदर भी रखते हैं। सेनापति रीतिबद्ध के अंदर आ जाएंगे और पद्माकर भी हमारा रीतिबद्ध के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो क्या हो जाएगा? काव्य निरूपक ग्रंथ। ये हमने एक बार पहले भी किया ये क्वेश्चन को, काव्य निरूपक ग्रंथ को हम लक्षण ग्रंथ के अंदर रखते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। यद्यपि सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मित। तो यह जो पंक्ति है, यह जो दोहा है, यह किसकी है? ये देखिए आपको कविता केशव दास जो थे वो कविता को बिना अलंकार के सही नहीं मानते थे। ठीक है, बिना अलंकार के उन्हें कविता करना पसंद नहीं था। इस तरह से हम अगर देखें तो यह पंक्ति किसकी या दोहा किसकी है? तो केशव दास की यहाँ पे हो जाएगी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? देखिए यहाँ पे किसी को आधार बनाकर भी रीति आचार्य ने ग्रंथों की रचना की है। तो यहाँ पे हम देखिए भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथ की रचना की है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नायिका भेद ग्रंथ। यहाँ पे नायिका भेद ग्रंथ राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें से सही है? इनमें से नहीं है, नहीं पे फोकस किया गया है। आचार्य नहीं मानने का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए ये किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो आचार्य मानने के लिए कौन कौन सा जो इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था वहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो कवित्व शक्ति का अभाव था। तो ये कवित्व शक्ति लगभग सभी कवियों में आपको देखने को मिल जाती है, तो ये हमारा नहीं होगा। इनका ज्ञान अधूरा और अधकचरा था। देखिए अधूरा और अधकचरा ज्ञान जिसका होगा उसको कैसे हम आचार्य के रूप में मान सकते? तो ये भी कारण होता था जिसमें,
और इनमें से सूक्ष्म विवेचन का अभाव, सूक्ष्म विवेचन का अभाव अगर होगा तो भी हम आचार्य नहीं मानते थे। तो यहाँ पे हम देखें किसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इनमें से कवित्व शक्ति का अभाव नहीं होगा तो आचार्य माना नहीं जाएगा। चलते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य माना है। ठीक है, कवि शिक्षक आचार्य माना है। इसको भी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? रीतिकाल का कवि कौन है? याकूब खां रीतिकाल के कवि हैं, दुल्ह भी रीतिकाल के कवि हैं और बेनी कवि भी रीतिकाल के कवि हैं। रसखान जो है वो आदिकाल के कवि हैं। हमने बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सुमेलित क्वेश्चन आपको दिया गया है। देव की रचना कौन सी हो जाएगी? देव की रचना यहाँ पे देख लेंगे तो शब्द रसायन यहाँ पे हो जाएगी देव की रचना, और भिखारी दास की हो जाएगी काव्य निर्णय, चिंतामणि की हो जाएगी कवि कुल कल्पतरु, और पद्माकर की रचना हो जाएगी पद्माभरण। अब तक आपको पद्माभरण तो बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। पद्माकर की रचना है, देव की रचना शब्द रसायन, भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय, और चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु। इसको ऐसे याद कर रहे थे कि कुल की चिंता, कवि को किसकी चिंता है? कुल की चिंता है, तो कवि कुल कल्पतरु जो हो जाएगा चिंतामणि की रचना हो जाएगी। इस तरह से हमने रिलेट करके याद करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ। यह पंक्ति किस कवि की है? इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ, यह जो रचना है यह किसकी हो जाएगी? तो हम यहाँ देख लेते हैं यह किसकी रचना है। यह बिहारी की रचना, बिहारी की पंक्ति मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? देखिए रीतिकालीन में रीति निरूपण है, बिल्कुल सही। चमत्कार प्रदर्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। श्रृंगार रस की प्रमुखता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता यहाँ पे ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से देखा जाए तो भूषण ही यहाँ पे एक देखने को मिलते हैं जहाँ पे देशभक्ति की भावना उनमें देखने को, उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बनन में बागन में बरगयो बसंत है, बनन में बागन में बरगयो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्माकर, सेनापति, ग्वाल कवि या भिखारी दास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेनापति। ठीक है, सेनापति के बारे में और एक बात बोला जाता है कि यह प्रकृति से रिलेटेड जो भी रचना है वो आप सेनापति के अंदर देख सकते हैं। यहाँ भी बसंत के बारे में बात की जा रही है, तो आप इसको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेनापति की पंक्ति यह हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, यह जो है किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने इसमें किया है? तो ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या वसंत ऋतु। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वसंत ऋतु। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, यह जो इसमें जो पंक्ति है यह पंक्ति किसकी है ये भी पूछा जा सकता है। तो यह बिहारी दास की है। ठीक है, यह बिहारी दास की है। और अगर हम देखें तो यह किस ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है? तो वसंत ऋतु। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यह जो है कथन है, यह किसकी कथन है ये भी ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और इसमें यह किसके बारे में इन्होंने यह बात कही है? इसमें इन्हीं शब्द जो है यह किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बिहारी के लिए, घनानंद के लिए, पद्माकर के लिए या सेनापति के लिए? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा घनानंद के लिए। ये न है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 9 है, घनानंद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो कैसा लगा आपको पूरा क्वेश्चंस का कलेक्शन? इसको अच्छे से इसको कीजिए, और आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग करेंगे। अभी रीतिकाल हमारा आज स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लगभग 300 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे ताकि हमारा एक अच्छा तैयारी हो जाए इसको लेकर के। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।